तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यह पेपर है दोस्तों 2022 में। यह परीक्षा का वर्ष यहाँ पे बताया गया है। पेपर नंबर दोस्तों ये 18 है और इस पेपर को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 200 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के इस एग्जाम में है। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर था, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और काफी अच्छे क्वेश्चन आज के पेपर में आपको मिलने वाले हैं। और जो पटवारी का एग्जाम हुआ था यहाँ पर इसी पेपर से आपको 4 से 5 प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो लगता है उन्होंने इसी पेपर को चूज किया था जब पेपर पटवारी का सेट किया था। तो बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी अच्छे क्वेश्चन है इस पेपर में, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही देखिए दोस्तों यहाँ पर कल आएगी इसकी क्लास, जो यूकेपीएससी का अगला पेपर है, पेपर नंबर 19वां होगा। इस पेपर को हम कल लाएंगे, ये पेपर हमें अभी लेटेस्ट मिला है और इस पेपर को हम कल की क्लास में डिस्कस करवाएंगे। तो पेपर नंबर 18, 19 यहां पर हो जाएंगे। तो 20 पेपर हम आपको सोल्व करवा रहे हैं, 18 पेपर आज हम डिस्कस करेंगे और 19वां पेपर एपीएस के रूप में हम कल आपको डिस्कस करवाएंगे। तो शुरुआत करेंगे आज की अपनी क्लास को। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं, तो पढ़ते हैं। देखिए आंसर भी देते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन 1 है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 29 अगस्त यहां पर सही आंसर है। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या याद करना है, 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट यहां से याद करने हैं। पहला फैक्ट है यहां पर जो ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है 20 मार्च को, 20 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व प्रसन्नता दिवस यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हम मनाते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हम मनाते हैं कब? 20 मार्च को मनाते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, हम यहां पर रैंक याद करेंगे। क्या करेंगे? रैंक याद करेंगे। तो 2022 में भारत की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी थी ये हमें यहां पर देखना है। तो भारत की रैंक कितनी थी? ये थी 136, 136। हैप्पी के साथ भारत का आंकड़ा 36 का है, इसलिए 136। और ध्यान रखिएगा यहीं पर अगर आपको 2021 का पूछा जाए तो 3 बढ़ा देना, यहां पर 139। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र है जिसे हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया था। यह भारत के किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 2 है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में आपको मिलेगा। अब फैक्ट क्या याद करने हैं? देखिए दोस्तों इन फैक्ट को याद कीजिएगा, यहां पर आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताते हैं। देखिए गुजरात में यहां पर बात करते हैं धोलावीरा की, तो यहां पर अगर आप देखोगे धोलावीरा की तो ये आपको मिलेगा यहां पे गुजरात के कच्छ में मिलेगा। और आरएस बिष्ट, देखिए खोज की बात करें वैसे जगपति जोशी जी द्वारा इसकी खोज की गई थी 1968 में। आरएस बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट की बात करते हैं, इन्होंने उत्खनन का कार्य करा था 1990 के आसपास। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, यह नगर 3 भागों में विभाजित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा नगर हड़प्पा का 3 नगरों में विभाजित है? तो धोलावीरा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जल निकासी के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान था ये। और इस नगर का दुर्गीकृत किला पश्चिम के बजाय दक्षिण की ओर खुलता है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गुजरात के कच्छ में आपको मिलेगा, जगपति जोशी जी द्वारा खोज की गई थी, रविंद्र बिष्ट द्वारा उत्खनन करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पूछा गया है, केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है और जहां खेती के जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर यह है 3। और राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर है डी यानी लक्षद्वीप, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। और यहां से ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना होती है 1920 में, 1920 में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 देखेंगे और 8 देखेंगे। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर्जित पटेल, यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। और साथ में इस प्रश्न से इसे भी याद करना, जो ये रघुराम राजन है जो हमारे 23वें गवर्नर थे आरबीआई के, इनकी बात करते हैं तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहला है आई डू व्हाट आई डू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो हाल ही में लिखी गई है। और दूसरा दोस्तों ध्यान रखना, द थर्ड पिलर, क्या है? द थर्ड पिलर। और चौथा ध्यान रखना, फॉल्ट लाइन। तो आप लिख लेना इस चीज को। तो आई डू व्हाट आई डू सबसे इंपॉर्टेंट है, द थर्ड पिलर दूसरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और फॉल्ट लाइन तीसरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है रघुराम राजन की। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। छठा है, भारत में कौन सी सेज सिटी पहली हरित सेज बनी है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देखना है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर बी यानी कांडला, यहां पर बिल्कुल सही है।
अब देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सेज से याद कीजिएगा, सेज से बात करते हैं। देखिए भारत का जो ये कांडला पोर्ट है, भारत का पहला ईपीजेड पोर्ट भी ये बना था, कांडला बना था। सेज से याद करना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसे कहते हैं। और ध्यान रखिएगा इसकी नीति की घोषणा, देखिए नीति घोषणा, तो नीति की घोषणा कब होती है? नीति की घोषणा की बात करते हैं तो ये होती है अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2000 में यह नीति घोषित की जाती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसे कहते हैं। और एक्ट की बात करते हैं, एक्ट, एक्ट कब आता है? देखिए एक्ट की बात करते हैं, यहां पे लिख लेता हूं एक्ट। तो एक्ट आता है इसमें 2005 में, एक्ट आता है 2005 में, मई में आता है और 2006 से ये लागू हो जाता है। और कांडला पोर्ट को दोस्तों पहला यहां पर ईपीजेड जोन घोषित किया जाता है 1965 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 है और कांस्य पदक आपको पूछा है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पे सी, यह इसका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक की। तो टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो 32वां यहां पर खेल था, 32वां संस्करण, 32वां संस्करण। इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था मिराई तोवा। और ध्यान रखिएगा भारत ने जो कुल पदक जीते हैं 1 2 4, यानी एक यहां पर क्या जीता है? स्वर्ण जीता है, 2 रजत जीते हैं, 4 यहां पर कांस्य जीते हैं, तो टोटल 7 पदक जीते हैं। रैंक कितनी है भारत की? तो भारत की रैंक यहां पर कितनी थी? 48 थी, ऐसा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, उस फिल्म का नाम बताएं जिसे कांस्य फिल्म उत्सव में हाल ही में प्लाम डी और अवार्ड जीता था। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए दोस्तों ये 2022 का था, 2021 के अनुसार आया था। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर तो ऑप्शन टाइटैनियम था, ऑप्शन बी यहां पे सही था। लेकिन अब आपको यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? अगर 2022 का आपको पूछा जाए, 2022 का, तो 2022 में जो प्लामे डी अवार्ड जो यहां पर दिया गया है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड होता है यह दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। किसे दिया गया है? ट्रायंगल या ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, ऑफ सैडनेस। ध्यान रख लेना ये किसका है? कांस फिल्म का है। क्या है? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। ये 2022 के लिए दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ऑस्कर की बात करते हैं, यहीं पर ध्यान रखिएगा, ऑस्कर, ऑस्कर। और यहीं पर बात करते हैं बाफ्टा। तो दोनों को फैक्ट ध्यान रखिएगा। ऑस्कर की जब हम बात करते हैं तो ऑस्कर किसे दिया गया है? कोडा को दिया गया है, फिल्म का नाम है कोडा। और बाफ्टा में किसे दिया गया है? बाफ्टा का दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग। तो बस दोस्तों इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि बेस्ट डायरेक्टर ऑस्कर का भी, बाफ्टा का भी, बाफ्टा, बाफ्टा, ठीक है, बाफ्टा का भी जो मिला था वो जैन कैंपियन को मिला था, जैन कैंपियन, जैन कैंपियन। तो इतने फैक्ट है दोस्तों यहां पर, अगर आप भूल चुके होंगे इतने बीच में तो एक बार फिर से याद कराता हूं। 2022 में कांस्य का जो कांस फिल्म फेस्टिवल है वहां पर जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है वो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। ऑस्कर की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कोडा फिल्म है। बाफ्टा की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग है। और इन दोनों के अगर जो डायरेक्टर की बात करते हैं, ऑस्कर में भी बाफ्टा में भी जॉन कैंपियन नाम है, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट डायरेक्टर। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 9, 10, 11, 12 पूछा है, महसू, दांगली, झाली जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 है। तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी यहां पर सही है। फैक्ट देखिए, महसू से आप आसानी से याद कर सकते हैं, महासू देवता जौनसारी से संबंधित है। और जौनसारी के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो ज्यादातर क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर में है। क्वेश्चन नंबर 10, नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में किस इवेंट में प्रथम एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता जीता था? तो ऑप्शन ए सही होगा, जेवलिन थ्रो यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, यहां पर पूछा गया है कि राज्य के किस पुरुष हॉकी टीम एवं महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया था? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न उस समय बना था और टोक्यो ओलंपिक आने वाले एग्जाम के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो टोक्यो ओलंपिक की बात करें, यहाँ की हॉकी की बात जीते थे उस टाइम पे, तो प्रायोजित जो करवाया था ये कराया था ओडिशा ने, ऑप्शन बी यहां पर सही है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, टोक्यो की बात करते हैं तो मिराई तोवा जो 32वां ओलंपिक खेल था टोक्यो वाला, उसका शुभंकर था। और यहीं पर आपको पैरालंपिक की बात करते हैं तो उसका जो सिंबल था वो सोमाइटी था। क्या था? सोमाइटी।
चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 12वां है, वर्ष 2021 में किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस? तो विभाजन का मतलब जब पाकिस्तान अलग हुआ था। पाकिस्तान अलग हुआ था कब? 14 अगस्त को। ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 13, 14, 15, 16। देखिए पूछा गया है 13वां क्वेश्चन है, 14वां है, 15वां है और 16वां है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन बी यहां पर चूज कर रहे हैं वह दोस्तों गलत है, क्योंकि यह प्रश्न डिलीट हुआ है। और डिलीट इसलिए हुआ है क्योंकि अशोक मेहता, संथानम, केबी राव, बलवंत राय, इन सभी समिति का जो संबंध है वो पंचायती राज से है। फैक्ट सुनिए दोस्तों, सबसे पहले बलवंत राय 1957 कब है? 1957 में यह समिति गठित की जाती है। अशोक मेहता यानी अगर बात करें 20 साल बाद 1977। ऑप्शन यहां पर देखिए वी के राव, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है। वी के राव 1985। यहां से प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि यह समिति कब कब आई थी। अशोक मेहता समिति हाल ही में पूछा गया था यह पटवारी के एग्जाम में। अशोक मेहता 1977, बलवंत राय 1957, वी के राव 1985। संथानम समिति की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर संथानम समिति की बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पंचायती राज से भी संबंधित थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो के संथानम समिति थी या संथानम जो हम समिति कहते हैं, ये सीबीसी थे। सीबीसी मतलब क्या हुआ? चीफ विजिलेंस कमिश्नर। यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब दोस्तों जो यहां पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन किया जाता है 1964 में। कब? 1964 में। इस आयोग का गठन 1964 में किया जाता है। इस विभाग का गठन 1964 में किया जाता है इस समिति के सिफारिश पर, संथानम समिति के सिफारिश पर। और 1962 में यह समिति गठित की जाती है। लेकिन संथानम समिति इससे भी संबंधित है, यानी बात करें तो पंचायती राज से भी संबंध में है। तो इन फैक्ट को ध्यान रखिएगा, आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया है क्योंकि सभी संबंधित है पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे पुराना अणुशक्ति स्टेशन कौन सा है? तो देखिए एक ही है, यानी बात करें तारापुर। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। किन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो किन्हें? तो देखिए ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। शक्तिकांत दास यहां पर सही होगा। 25वें गवर्नर है और 3.5 लाख शायद अभी इन्हें सैलरी मिलती है मेरे ख्याल से। आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में अगर गलत हूं तो। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो देखिए सबसे पहले लुम्बिनी में जन्म होता है, कुशीनगर में मृत्यु, बोध गया में ज्ञान प्राप्त होता है, सारनाथ में यहां पर प्रथम उपदेश। तो सबसे पहले ऑप्शन यहां पर ए आएगा, यानी सारनाथ में। कुशीनगर में मृत्यु होती है, बोध गया में ज्ञान प्राप्त होता है। बोध गया तभी तो बुद्ध नाम पड़ा, बोध गया में नाम होता है यानी ज्ञान प्राप्त होता है। लुम्बिनी में जन्म होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे 17, 18, 19 और 20 कलिंग के खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किस शिलालेख से प्राप्त होता है? देखिए दोस्तों यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 261 बीसी की बात है, इस जो ये युद्ध हुआ था। तो ये कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था, 8वें साल में हुआ था जब यहां पे उसने गद्दी पर बैठा था। और ये है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी हाथी गुम्फा का अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 18, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के जो लेखक हैं वो कौन है? तो 18 का राइट आंसर आपको मिलेगा। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन ए मिलेगा, सोमदेव यहां पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो 3 महत्वपूर्ण पुस्तक है जो अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। पहली पुस्तक का नाम है नूर सिपे सलार, दूसरा नूर सिपीहर, ठीक है। देवल रानी खिज खां, यह इसकी दूसरी पुस्तक है। खजाइन उल फुतू कई बार एग्जाम में आ चुकी है और यह भी इसकी तीसरी पुस्तक है अमीर खुसरो की। अब जो यहां पर ताजुल मासिर है ये इनकी नहीं है, ये किन की है? ये है हसन निजामी जी की, हसन निजामी जी की। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर ये हो गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, देखिए अकबर का मकबरा कहां स्थित है? तो बेसिक प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन बी में आपको मिलेगा, सिकंदरा में आपको मिलेगा। लाहौर में तो जहांगीर का है, जहांगीर। दिल्ली में हुमायूं का है और आगरा में बताएगा कि किसका होगा? तो शाहजहां का आगरा में आपको मिलेगा और काबुल में बाबर का मिलेगा। सासाराम में शेरशाह सूरी का मिलेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए 21-22 से लेकर 25 तक बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो बक्सर का युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था वह कौन था, ये आपको देखना है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर
तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है हेक्टर मुंडो यहाँ पे सही था। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में होता है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम जो मुगल बादशाह था उस समय द्वितीय, उसके इन तीनों ये तीनों एक साथ होते हैं और हेक्टर मुंडो यानी जो ब्रिटिश कंपनी है उसके साथ ही युद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 22, दास कैपिटल के पुस्तक कौन है? तो देखिए दोस्तों, कंफ्यूज दो चीजों में होता है। किसमें होता है? या तो आपको रूसो में होगा या कार्ल मार्क्स में होगा। इन चीजों को तो आप आसानी से हटा दोगे। याद कैसे करना है? याद आपको ऐसे करना है कि हमेशा जो काले लोग हैं उनका शोषण किया गया है, उन्हें क्या किया है? दबाया गया है, उन्हें दास बनाया गया है ना। जैसे अफ्रीका की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, गोरों ने हम पे राज किया है। तो ऐसे याद करना कि काल यानी काला, तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, अकबर ने करवाया था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए दोस्तों, इस फैक्ट को सिंपली याद कीजिएगा। हिटलर नाजीवाद से संबंधित था, मुसोलिन फांसीवाद से संबंधित था, लेनिन साम्यवाद से संबंधित था। चर्चिल वाला दोस्तों गलत है। आप ऊपर के तीनों फैक्ट को याद कीजिएगा, लेनिन साम्यवाद, मुसोलिन फांसीवाद और हिटलर नाजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? तो कहां पर है पहले? तो देखिए दोस्तों, ये आपको मिलेगा ऑप्शन डी यानी बीजापुर में है। और मोहम्मद आदिल शाह इसके द्वारा निर्माण कराया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 और 29। टॉमस मुनरो का क्षेत्र किस संबंध के लिए जाना जाता है? टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए, राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए यानी भूमि बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है और इसको आपको काल क्रमानुसार लगाना है। देखिए, मंत्रिमंडल शिष्टमंडल का मतलब मैं आपको बता देता हूं, यह है कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन यहां पर यह है, आप बताइएगा। देखिए, क्रिप्स की बात करते हैं तो ये सबसे पहले आता है 1942 में, क्रिप्स मिशन 1942 में। तो एक तो पहले स्थान पर रहेगा यानी ऑप्शन सी यहां पर कट गया है। देखिए, बेवल योजना की बात करते हैं तो बेवल योजना जब हम बात करते हैं तो बेवल योजना आता है 1945 में। 1945 में बेवल योजना। कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो बताएगा कैबिनेट मिशन कब आता है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन। और अंतरिम सरकार का जो गठन होता है वह होता है 2 सितंबर 1946 में। तो देखिए दोस्तों, बेवल योजना के बाद में होता है अंतिम सरकार का गठन। तो यहां पर आपको देखना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, राइट आंसर आपको मिल चुका है यहां पर ऑप्शन नंबर डी यानी सबसे पहले क्रिप्स मंडल, फिर आएगा तीसरा यहां पर बेवल योजना, फिर कैबिनेट मिशन और फिर लास्ट में अंतरिम सरकार का गठन। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 28, बास्तिल का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है? तो बास्तिल का दुर्ग ढाया गया था और यह था दोस्तों फ्रांस का। और ऐसा पूछा जाता है कि यह बास्तिल का दुर्ग कब ढाया गया था। यह बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो देखिए, इसका आंसर आपको मिलेगा 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 बास्तिल का दुर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी के दिन जो फ्रांस का दिवस है वो भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमय क्रांति। देखिए बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के जो प्रश्न है ना, बेसिक प्रश्न है दोस्तों, बेसिक प्रश्न, एकदम सरल टाइप के प्रश्न है और ये रिपीटेड प्रश्न है। इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति, तो रक्तहीन क्रांति इंग्लैंड में कब होती है? तो देखिए, राइट आंसर आपको मिलेगा 1688, ऑप्शन सी यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए, यहां पर है 30 से लेकर 33 तक। इटली के एकीकरण में योगदान नहीं था। तो आपको 3 नाम ध्यान रखने हैं जो इटली के एकीकरण में योगदान रखते थे। एक है गैरिबाल्डी, मैजिनी और कावूर। मेटरनिक का यहां पर संबंध नहीं है। रोमनोव वंश का संबंध किस वंश से था? रोमनोव वंश का संबंध, तो क्वेश्चन नंबर 31 है, तो रोमनोव वंश का संबंध जो था ये था ऑप्शन सी, रूस से यहां पर था ऑप्शन सी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध चला था 14 से 18 तक, तो उसके बाद शांति सम्मेलन होता है और यह शांति सम्मेलन होता है पेरिस में। कहां पर होता है? पेरिस में होता है। और देखिए दोस्तों, ये होता है, ध्यान रखिएगा, 18 यानी ऑफिशियली की बात करें तो 18 जनवरी 1919 को। ठीक है, 18 जनवरी 1919 को होता है। और इससे भी इंपॉर्टेंट यहां पर प्रश्न है कि इसके बाद दोस्तों एक संधि होती है जिसे वर्साय की संधि कहते हैं। वर्साय की संधि
वर्साई की संधि, इसका आंसर बताएगा कि वर्साई की संधि कब होती है। अभी इसका आंसर देता हूं, तब तक 33 का आंसर देखते हैं। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था यह 1815 में हुआ था। अब वर्साई की संधि की बात करते हैं, तो ये होता है दोस्तों जून 1919 में। जून 1919 में विल्सन द्वारा 14 सूत्रीय यहां पर जो पर्चा था वो जारी किया गया था, जो काफी चर्चा है। विल्सन के द्वारा 14 सूत्रीय यहां पर पर्चा। क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 38 तक, नादिर शाह भारत पर किस वर्ष आक्रमण करता है? तो नादिर शाह भारत पर किस वर्ष आक्रमण करता है? तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा, 1739 में आक्रमण करता है। किसके काल में करता है? मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल में आक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 35 से, निम्नलिखित में से कौन सा सकलोत्रापथ नाथ के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को आपको फैक्ट ध्यान रखना है और इसका नाम है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन यहां पर सही है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 36वां है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी सातवाहन वंश से यह संबंधित था। और इस वंश की बात करें तो इस वंश के जो यहां पर वंश के जो यहां पे राजा हुए ना, अपनी माता का नाम अपने नाम से आगे लगवाते थे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 37। देखिए यहां पर है 37 की पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको देखना है। तो 37 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है, प्रयाग हरिशेन का है, जूनागढ़ रुद्रदामन का है, धोली की बात करते हैं तो ये अशोक का है। 38वां क्वेश्चन है, पूछा है कि किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो देखिए दोस्तों, जो हमने आपको 1000 की जो सीरीज दे रखी है ना, जिसमें से हमने 450 के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो वहां पे इन प्रश्नों को करवा दिया है। हिस्ट्री के आपको 150 का प्रश्न दे दिया है व्याख्या सहित। तो यहां पर इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, बृहदर्थ आपको यहां पर सही मिलेगा। संप्रीति के बारे में भी हमने बताया था। देखिए संप्रीति एक ऐसा शासक हुआ जो यहां पर अशोक का उत्तराधिकारी हुआ, जिसने संलेखना विधि से, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना संलेखना विधि से प्राण त्यागे थे, वैसा ये संप्रीति भी करता है। कुणाल गद्दी में अशोक के बाद बैठता है, संप्रीति बाद में जब बैठता है तो संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागता है, और बृहदर्थ दोस्तों अंतिम शासक होता है इस वंश का। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 39 है, राइट आंसर देखना है। पढ़ लीजिए आराम से इस प्रश्न को। तो देखिए सबसे पहले तराइन का युद्ध है, तो 1192 में प्रथम युद्ध नहीं होता है, 1191 में होता है, 1191 में होता है। इसका मतलब ये हो गया, ऑप्शन ए तो गलत हो गया, 92 में बताएगा, ये दूसरा होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1576 गलत। पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? पानीपत का दूसरा युद्ध, देखिए पानीपत के 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है 1526, दूसरा युद्ध होता है यहां पर 1556, और तीसरा युद्ध होता है यहां पर 1761। किस किस के बीच में होता है आप रिकॉल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर याद आता है तो लिख लीजिएगा। चंदावर का युद्ध 1194, ये बिल्कुल सही है और यही इसका राइट आंसर है। तैमूर का आक्रमण 1300 यहां पर 98 ईस्वी में होता है। क्वेश्चन नंबर 40, फैजेंडा क्या है? देखिए फैजेंडा की बात करते हैं तो ये कौवे के बागान को कहते हैं। मुख्यतः जो यहां पर ब्राजील का क्षेत्र है, वहां के जो कौवे के बागान है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। डार्लिंग क्या है? तो डार्लिंग है क्या? एक नहर, नगर, झील, नदी। तो देखिए सबसे पहले तो इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट किया है। किस लिए किया है? क्योंकि डार्लिंग दोस्तों एक नदी का नाम है जो ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध नदी है, और डार्लिंग क्या है, एक शहर का नाम भी है। तो दो यहां पर दोस्तों एक चीज आ गया ना, नगर भी आ गया है, नदी भी आ गया है, तो इसलिए इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 42, कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है? तो जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा होते हैं, वन होते हैं, वहां पर साल भर वर्षा होती रहती है। ऑप्शन बी यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पर 43, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सॉरी एशिया की सबसे लंबी नदी भी यही है, और विश्व की तीसरे नंबर की नदी यह है, और यांगत्से से इसका नाम है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 44 से, किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तो जी हां ऑप्शन नंबर डी यानी भूटान को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 45, भूटान की राजधानी कहां पर है? भूटान की राजधानी, तो भूटान की राजधानी कहां पर है जरा लिखिए कमेंट बॉक्स में। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है? जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों आपको देखना है।
और ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर सी, यह सही है। देखिए दोस्तों, जापान की संरचना कुछ इस प्रकार है, जैसे यहां पे बात करें, ये जापान की कुछ संरचना इस प्रकार है, आपको बता देता हूं, कुछ इस प्रकार है। जापान की संरचना कुछ इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, मुख्य जो जापान के जो मुख्य देश है वो यही है, मतलब जो मुख्य भाग है यही है। सबसे ऊपर आपको मिलता है यहां पर, इसका नाम है होक्काइडो। क्या नाम है? होक्काइडो। लगाने के लिए कर्म आते हैं, ऊपर से नीचे लगाए, नीचे से ऊपर लगाए, ऐसे प्रश्न बनते हैं। बीच वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है होन्शु, जो आप सबसे यहां पर लास्ट में देख रहे हैं, होन्शु। इसका नाम क्या है? देखिए, ये आपको देख रहा है, इसका नाम है शिकोकू। क्या है? शिकोकू। और यहां पर दोस्तों एक और है, और इसका जो नाम है यह है दोस्तों यहां पर क्यूशु। क्या नाम है? क्यूशु। अब देखिए दोस्तों, उत्तर से यहां पर आपको नीचे लगाने का कर्म आए तो आप आसानी से लगा सकते हो, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। और यहां पर दोस्तों एक और यहां पर है, वो थोड़ा दूर है मुख्य भूमि से, इसका नाम है ओकिनावा। क्या नाम है? ओकिनावा। तो इनका कर्म आपको लगाने के लिए आता है। मुख्यतः चार के नाम आते हैं जो ऊपर के आप देख रहे हैं, सबसे नीचे क्यूशु, फिर शिकोकू, फिर होन्शु और सबसे ऊपर होक्काइडो। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 46 से। उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ने का कारण क्या है? हवा का। तो कारण है दोस्तों यहां पर ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन बी यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, 48, 49, 50। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, आप यहां पर समझ चुके हैं, ये ऐसा साइन लगा है, इसका मतलब ये प्रश्न डिलीट हुआ है। और इसका रीजन यहां पर है कि थोड़ा बहुत कभी कभी शुक्र नजदीक आ जाता है, कई बार मंगल नजदीक आ जाता है, तो इसका ये सटीक आंसर नहीं होगा, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। ये स्थिति के आधार पर बनता है कि कब एक सीध में आए। क्वेश्चन नंबर 48, एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व की सर्वोच्च ऊंची शिखर कौन सा है? आंसर दीजिए इसका। और क्वेश्चन नंबर 48, तो देखिए सबसे पहले बता देता हूं, जो माउंट लोगन है ये आपको मिलता है कनाडा में। कहां पर है? कनाडा में। अल्ब्रुस की बात करते हैं, अल्ब्रुस कहां पर है दोस्तों? अल्ब्रुस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिलता है रूस में, या यूं कहें कि ये यूरोप का है, यूरोप, यूरोप, ठीक है। फिर है माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ कहां पर है और इसकी हाइट कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों, इसकी जो हाइट है वो है 6962, और ये आपको मिलेगा अर्जेंटीना में। कहां पे मिलेगा? अर्जेंटीना में। और यही दोस्तों इसका सही आंसर भी है। माउंट किलिमंजारो की बात करते हैं, तंजानिया की है, तंजानिया। और तंजानिया कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप का है, सबसे ऊंचा ये पर्वत है। और इसकी हाइट लगभग दोस्तों आपको मिलेगी तंजानिया की, तो यहां पर इसकी तंजानिया की हाइट आपको जो मिलने वाली है लगभग 5801, आप लगभग लग लीजिए 5900 कर दीजिए, लगभग 5900। वैसे इतनी इसकी हाइट है 5895 के आसपास है, तो 5900 आप कर सकते हो। तो यहां पर है 48वां क्वेश्चन, आंसर आपको मिल गया है। एशिया महाद्वीप यानी जो माउंट एवरेस्ट है, इसके बाद यानी एशिया के बाहर जो है, तो माउंट एकांगुआ सबसे ऊंची है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है यहां पर एंजल जलप्रपात। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। केरोनी नदी पर आपको मिलेगा, वेनेजुएला में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए पूछा है यहां पर यूरोप में उत्तरी सागर को मत्स्य आखेट क्षेत्र को जाना जाता है। तो जाना जाता है दोस्तों यहां पर डोगर किनारा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहां पर सही है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर पूछा है 51, 52, 53 और 54। सांबर झील कहां पर है? तो सांबर झील राजस्थान में है, ऑप्शन ए यहां पर सही है। गांधी सागर डैम, तो गांधी सागर डैम दोस्तों है, तो गांधी सागर, तो यह है ऑप्शन सी, यानी चंबल परियोजना पर है। और यहां पर देखिए दोस्तों, नदी तंत्र में हमने आपको एक बार याद करवाया था, शायद आपको याद होगा, नदी तंत्र वाला गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, ये तीनों चंबल नदी पर है। गांधी सागर मध्य प्रदेश के अंतर्गत, राणा सागर राजस्थान के अंतर्गत, जवाहर सागर राजस्थान के अंतर्गत, ये चंबल नदी पर है। और ये देखिए जो बेतवा नदी है, इसका भी कई बार एग्जाम में आता है, माता टीला, राजघाट, ये दोनों बांध बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन तो आपने देख लिया है कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 55, है कि भारत की पहली जो बुलेट ट्रेन परियोजना है उसका निर्माणाधीन है। तो देखिए दोस्तों, अब थोड़ा जल्दी करते हैं कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माणाधीन है। तो सही आंसर की बात करें तो इसका आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी अहमदाबाद से मुंबई से अहमदाबाद साबरमती के बीच में। क्वेश्चन 56 है, पूछा गया है
भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी मिलेगा, अरावली आपको मिलेगा। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। आप तब तक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसकी हाइट कितनी है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। तब तक देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तेल पेट्रोलियम शोधनशाला नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जमशेदपुर नहीं है। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जनघनत्व कितना है? देखिए दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 382। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, एक बात करते हैं टॉप की, एक बात करते हैं बॉटम की। तो बॉटम में सबसे कम आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, फिर आपको मिलेगा यहां पर बात करें मिजोरम, और मिजोरम के बाद आपको मिलेगा सिक्किम। तो तीन सबसे जो छोटे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक सबसे कम जनघनत्व है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। और यहीं पर बात करते हैं, देखिए सबसे अधिक की बात करते हैं, टॉप की बात करते हैं। तो टॉप में कौन है? सबसे पहले आता है यहां पर बिहार। क्या है? बिहार। बिहार के बाद आता है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, और बंगाल के बाद यहां पर है केरल। तो ये तीन टॉप के हैं। और बाकी यहीं पर बात करें, अगर इस प्रश्न की गुरु शिखर की बात करें तो 722 यानी 22 मीटर, 1722 मीटर आपको इसकी हाइट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 59 से लेकर 61 तक। मध्य प्रदेश के कैमूर नामक स्थान सुप्रसिद्ध है। 59 का राइट आंसर, मध्य प्रदेश का जो कैमूर क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, सीमेंट उद्योग के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 60वां, सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल कहां पर है? सापुतारा। तो देखिए सापुतारा की बात करें तो ये आपको मिलेगा गुजरात में, और बांदीपुर यहाँ पर जो बाग है, संरक्षित क्षेत्र है, ये कर्नाटक में है। ऑप्शन बी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 62 से लेकर 65 तक। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रमुखता आधारित थी। तो 62 का राइट आंसर देखना है। और इस आंसर की बात करें तो देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया है। डिलीट क्यों किया है? देखिए दोस्तों सबसे पहले तो एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भारत शासन अधिनियम है यह साइमन कमीशन की अनुशंसा पर है। बिल्कुल 100% सही है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श पर भी है, यह भी सही है। लेकिन दोस्तों कुछ जगह पर ऐसा भी बताया गया है कि नेहरू समिति की रिपोर्ट का भी यहां पर क्या है? असर है। तो कुछ बातें जो नेहरू समिति की रिपोर्ट है उसका भी यहां पर महत्व है, इसलिए तीनों फैक्ट एक साथ आने के कारण आयोग ने इसे डिलीट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पर देखिए बी और सी तो 100% सही है, और कहीं कहीं पर नेहरू समिति की बात भी की गई है, तो इसलिए आयोग ने डिलीट किया है। लेकिन आने वाले एग्जाम में अगर आपके सामने ऐसे ऑप्शन एक साथ ना आए तो साइमन कमीशन की अनुशंसा पर ध्यान रखिएगा, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। किस चार्टर एक्ट को वह जीवाणु कहा जाता है जिसमें पश्चावर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित की गई है? तो देखिए दोस्तों इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपके सामने रखा है जिससे कि आप देख पाएं, जो जीवाणु समझ ना पाए। तो राइट आंसर इसका होने वाला है, तो देखिए चार्टर एक्ट जो 1600 का था उसके माध्यम से ये किया गया था। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 64 का। निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? तो प्रेसिडेंसी का दर्जा दोस्तों यहां पर दिया गया है, ऑप्शन यहां पर बी 1665 में। और प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना 1687 में कहां पर हुई थी? तो प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना 1687 में मद्रास में हुई थी। ऑप्शन बी यहां पर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पर देखिए 66 से लेकर 68 तक। निम्न में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत व्यापारिक जो अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 66 का। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर यहां पर है सी, चार्टर एक्ट 1833 के तहत ऐसा किया गया था। भारत के लिए केंद्र व प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, इस प्रश्न को वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है और बेसिक प्रश्न है। केंद्र व प्रांतों के मध्य जो विभाजन है शक्तियों का
वह होता है अनुच्छेद जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है, देखिए कि पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था भारत में प्रथम बार लागू किया गया था। तो राइट आंसर अगर 68 की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिलेगा डी, यानी वर्ष 1909 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 69 से लेकर 70 तक है कि 1945 की बावेल योजना जो आई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए दोस्तों, इनका जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि जो विभिन्न समुदाय हैं उनके मध्य या उनको प्रतिनिधित्व देना, जो यहाँ पर सफल नहीं हो सका था, यानी ऑप्शन नंबर सी ये राइट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 70 है, पूछा गया है कि 1 अगस्त 1672 की घोषणा ने पूर्णतः खत्म कर दिया था। तो क्या खत्म कर दिया था, तो ये कर दिया था पुर्तगीज विधियों को। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 74 तक है। देखिए 71वां पूछा है, मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रूप में बदले में दिया था। तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहां से एग्जाम में बार बार बनते हैं प्रश्न, और ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि देखिए प्रश्न यहां पर ऐसा भी बनता है कि कौन से यहां पर मुगल शासक था जिसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दी थी, तो वह था शाह आलम सेकंड। और बात करें इस प्रश्न के आंसर की तो होगा ऑप्शन नंबर सी 26 लाख। देखिए दोस्तों 1764 में क्या होता है, यहां पर बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध होने के बाद 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। और यह संधि होती है शाह आलम के मध्य और अंग्रेजों के मध्य, यानी रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। और यहां पर अंग्रेजों के मध्य संधि होने के बाद शाह आलम जो बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी है, ये इन्हें सौंप देता है 26 लाख में। फिर 16 अगस्त को दूसरी संधि होती है, इलाहाबाद की सेकंड संधि। और उस संधि की बात करें तो सुजाउद्दौला के साथ होती है, जो अवध का नवाब होता है, 50 लाख रुपए में। लॉर्ड कॉर्नवालिस किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की थी। देखिए दोस्तों, इन फैक्ट को याद कीजिएगा, अगर आते हैं तो रिवीजन कीजिएगा, बार बार प्रश्न बनते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की थी, तो इसने की थी दोस्तों 1790। ऑप्शन बी यहां पर सही है। और प्रथम विधि आयोग को चार्टर द्वारा लागू किया गया था, किस चार्टर एक्ट के माध्यम से प्रथम विधि आयोग गठित। तो देखिए 1833 का, यानी ऑप्शन यहां पर सी होगा, यानी 1833 का किसके द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। देखिए दोस्तों मैकाले, यहां से प्रश्न बनता है। क्वेश्चन नंबर 74, आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे। तो शुरुआत में जो भारत के उच्च न्यायालय खोले गए थे, 3 खोले गए थे, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर होगा सी, मद्रास, बंबई, कलकत्ता, ये यहां पर सही है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर 75 से लेकर 78 तक है। देखिए सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया है। पहले यहां पर जो विधि आयोग की स्थापना की बात की गई थी, अगले उसमें उन्होंने पूछ लिया है कि किसकी अध्यक्षता में। तो राइट आंसर 75 का कि प्रथम भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मैकाले के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का द्वितीय विधि आयोग का गठन। देखिए पहला तो हो गया 1833 में, दूसरा विधि आयोग का गठन तो देखिए दोस्तों ये होता है 1800, यहां पर ध्यान रखना 53 में, 1853 में, 20 साल बाद, तो अधिनियम 1853। क्वेश्चन नंबर 77, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण करने हेतु संविधान निर्माती सभा गठित हुई थी। तो संविधान निर्माती सभा कब गठित हुई थी, तो आपको देखिए दोस्तों इस प्रश्न का कई बार हम रिवाइज कर चुके हैं। 1946 में होता है। 78वां है कि किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने की सिफारिश की थी। देखिए अभी पीछे ऐसा प्रश्न बना था कि यहाँ पर जो 1935 का अधिनियम था, जहां पे दोहरी शासन यानी प्रांतों से दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करने की बात की थी, वो 1935 के अधिनियम के द्वारा। और वह जो यहाँ पर कमीशन उन्होंने लागू किया था ना, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर किया था। अभी 2-4 क्वेश्चन पीछे की बात है, वहां पर आपने इसे देखा था, साइमन कमीशन। और जो यहाँ पे जो अध्यक्षता हुई थी, जैसे बात करें गोलमेज सम्मेलन, उसकी रिपोर्ट के आधार पर। तो ऑप्शन बी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 79 से लेकर 82, ऑडी ऑल्टेरम पॉटेन। देखिए अब यहां पर देखिए ये पेपर था ना, ये पेपर था आरओ का, तो वहां पर कम से कम 5-6 प्रश्न तो ऐसे निश्चित ही आने थे जो प्रशासनिक शब्दावली हो, जो कानूनी शब्दावली हो। तो 5-6 प्रश्न कानूनी शब्दावली है। डायरेक्ट आंसर देखते हैं, ऑडी ऑल्टेरम पार्टेम, इसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन बी, दूसरे पक्ष को भी सुनो। मालाफाइड, इसका मतलब क्या होता था, मालाफाइड का मतलब होता था दुर्भाव। इप्सो फैक्टो,
देखिए जिन जिन स्टूडेंट का यहाँ पर एग्जाम होगा आरओ आरओ का, उनके लिए शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी पटवारी के लिए शब्दावली इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी स्वयं में ही। अब अच्छा है, भारतीय संविधान के सर्वप्रथम संशोधन किया गया था। भारतीय भारत संविधान का सर्वप्रथम संशोधन 1951 में ही कर दिया गया था, भू कानून से संबंधित था। चलेंगे, देखिए हेबियस कॉर्पस, ये बार बार एग्जाम में आता है। हेबियस कॉर्पस इसका मतलब क्या होता है? हेबियस कॉर्पस इसका मतलब क्या होता है? तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 84, सतत विकास संकल्पना किस चीज की है? तो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए ये होता है जो हमारा पर्यावरण ही है ना, डेवलपमेंट, जलवायु पर रिपोर्ट आती है, यानी पर्यावरण पर रिपोर्ट आती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, पर्यावरण विधि की। विधि का शासन का अर्थ क्या है? विधि का शासन का अर्थ, विधि का शासन का अर्थ क्या है? तो विधि के शासन का अर्थ है विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, किसी दूसरे की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना कहलाता है। तो देखिए जब किसी दूसरे की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करते हैं तो इसे अतिचार कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पर है देखिए 87 से लेकर 90 तक मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है। तो दोस्तों न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है? देखिए रिट होता है ना, रिट इंग्लिश में रिट यानी याचिका। ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है? तो मूल अधिकारों का विवरण कहां पर है? मूल अधिकारों का विवरण है, तो जी हाँ ऑप्शन यहाँ पर बी में आपको मिलेगा, भाग 3 में मिलेगा। देखिए भाग 3 में आपको मिलेगा। भाग 2 में आपको यहाँ पर नागरिकता संबंधी, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, बार बार एग्जाम में आते हैं। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य। 89 है, राष्ट्रीय विधि दिवस एक वर्ष में मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष में। तो विधि दिवस कब मनाते हैं? विधि दिवस मनाते हैं नवंबर 26 को। कब मनाते हैं? नवंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 90, बाल श्रम निषेध अधिनियम। तो देखिए दोस्तों बाल श्रम निषेध अधिनियम जो लाया जाता है, यह लाया जाता है ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा ए, यानी 1986 में। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 95 तक, किसी न्यायालय के निर्णय आदेश आदि की अवज्ञा कहलाता है। अगर किसी न्यायालय का निर्णय है कोई और आदेश है उसकी अवज्ञा करता है, उसे नहीं मानता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यायालय की अवमानना करना। न्यायालय की अवमानना करना, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन देखिए कि बराह मंदिर में लगने वाला जो देवी धुरा मेला है ये कब लगता है? तो 92 का, देखिए आप उत्तराखंड के क्वेश्चन है, बराह मंदिर में लगने वाला देवी धुरा का मेला, तो देखिए ये लगता है ऑप्शन ए, रक्षाबंधन के दिन, चंपावत में है। क्वेश्चन नंबर 93, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध है पेशावर कांड के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा बी, यानी 1930 में। अब देखिए दोस्तों जो 94वां क्वेश्चन है, इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट किया है। देखिए इसके दो आंसर मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है 0.89 और एक मिल रहा है 0.98। अब दोस्तों इन दोनों पे कंफ्यूज है, और किसी को अगर इसका सटीक आंसर मालूम होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा विद रेफरेंस के, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया है। क्वेश्चन नंबर 95 चलते हैं, देखिए यहाँ पर है, डिलीट प्रश्न है ये। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो नकारात्मक दोस्तों 2 जनपद में रही है, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पर 96 से लेकर 99 तक, उत्तराखंड राज्य का घोषित जो 8वां नगर निगम है वो कौन सा है? तो 8वां नगर निगम, तो देखिए 8वां नगर निगम है कोटद्वार, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। 97 की बात करते हैं कि ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा एच.टी. वाल्टर मिलेगा, और 1910 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी। उसके एक साल बाद उन्होंने जो यहाँ पर देहरादून गजेटियर है उस पुस्तक की लिखी थी। तो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर एच.जी. वाल्टर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 98 है, रामनगर विधानसभा क्षेत्र है। तो देखिए किस विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर कौन से संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो रामनगर विधानसभा है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, रामनगर जो विधानसभा क्षेत्र है वो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो रामनगर विधानसभा क्षेत्र गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला आपको मिलेगा यानी पिथौरागढ़।
देखिए दोस्तों, सबसे पूर्वी की बात करते हैं पिथौरागढ़, सबसे अगर हम उत्तरी की बात करते हैं तो उत्तरकाशी, सबसे दक्षिणी की बात करते हैं तो उधमसिंह नगर, और सबसे पश्चिमी की बात करते हैं तो वह कौन सा मिलेगा? तो बताएगा दोस्तों यहाँ पर आपको कौन मिलेगा। तो देहरादून हरिद्वार में कौन सा होगा जरा बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। चलेंगे तब तक अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर है 100 से लेकर 102 सार पद्धति है। देखिए सार पद्धति आपने गढ़वाली या कुमाऊं क्षेत्र में पढ़ा होगा, सार यानी सारी से। तो सारी में क्या होता है, यानी फसलों का चक्र होता है, एक बार दूसरी फसल, एक बार पहली फसल, फिर उसके बाद दूसरी फसल। तो फसल चक्र प्रणाली, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। तो सार पद्धति का मतलब है फसल चक्र प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 101, कुमाऊं में गोरखाओं का कुमाऊं पर अधिकार। तो गोरखाओं का कुमाऊं पर अधिकार कब होता है? तो देखिए 101 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, यानी 1790 यहां पर सही है। 102 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए शतोपंत, मीलम, खतलिंग और चोराबाड़ी। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आप सभी समझते हैं। जैसे मीलम की बात करते हैं तो मीलम किससे, गौरी से मिलना है। खतलिंग की बात करते हैं तो सतोपंत देख लीजिए अलकनंदा से है। खतलिंग की बात करें तो ये भिलंगना है, और चोराबाड़ी की बात करें तो ये मंदाकिनी है। तो राइट आंसर आपको मिल गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 3 2 4 1। इसे यहाँ पर मिलान कीजिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर है 103 से लेकर 105 तक। देखिए उत्तराखंड के यहाँ पे कुछ संस्थान है, कहां पर ये स्थित नहीं है ये देखना है। तो सेंचुरी पल्प एंड पेपर बोर्ड जो मिल है वो कहां पर है, लाल कुआं में है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल बेचल की बात करते हैं रानीपुर में है। एचएमटी रानीबाग में है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल कोटद्वार में है। तो सभी सुमेलित है, यानी 1 2 3 4 होगा। ऑप्शन डी यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे कि देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? तो 104 का राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर कोई भी नहीं है, ये गलत होगा। देखिए सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना बोली जाती है तो 1767 हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रश्न बना दिया है कि देहरादून में। तो देहरादून में तो स्थानांतरण होता है और ये 1942 में होता है। 1942 में स्थापना 1767 में हो जाती है, वहां पे ये बंगाल में कोलकाता में होती है, लेकिन 1942 में इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर किया जाता है 1942 में देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 105, असिंचित उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों जो सिंचित होती है और उपजाऊ होती है, सबसे बढ़िया होती है, उसे तलाव कहते हैं, ठीक है। और असिंचित है लेकिन उपजाऊ है तो उपराऊ अव्वल आएगी। अव्वल का मतलब होते हैं ना अच्छा होगा, सबसे बढ़िया होगा, तो उपराऊ अव्वल ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 110, कितने जिलों की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो याद कीजिए सबसे ऊपर उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़, फिर चंपावत और फिर उधमसिंह नगर। तो कितने जनपद हो गए हैं? 5 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 107, उत्तराखंड में कोरदार रामनगर जो टनकपुर पेटी है, यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो सबसे पहले तो एक चीज देखेगा, आपको यह ध्यान रखना है कि कोरदार रामनगर टनकपुर ये क्या है, 700 या 800 मीटर से नीचे के हैं क्षेत्र है, और यहां पर जो जलवायु पाई जाती है ये उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। 700 मीटर से आगे जो जलवायु पाई जाती है ये उपोष्ण है। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन 108, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड के जनपदों का सही क्रम है आरोही क्रम लगाना है, यानी बढ़ता हुआ क्रम आपको लगाना है। देखिए सबसे छोटा, सबसे बड़ा इस हिसाब से बढ़ाना है। तो देखिए दोस्तों सबसे छोटा आपको मिलेगा चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, और फिर यहां पर बागेश्वर। 109, टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किसे दिया गया? देखिए ये जिसे दिया गया था ये इतना महान हुआ बाद में कि इसने इतने बेचे, इतना यहाँ पर लकड़ियां बेची, इतना कटान इसने किया कि खुद का यहाँ पर एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर दिया। अपने नाम के इसने सिक्के चलवा दिए थे, अपने नाम के यहाँ पर इसकी राजा चलती थी, राजा भी बोलते थे इसे। तो ये था दोस्तों विल्सन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, जिसने हर्सिल में सेब के बागान लगवाए हैं। 110, कत्यूरी शासकों नरेशों की राजधानी थी। तो देखिए ये थी कार्तिकेयपुर, और इनकी राजभाषा संस्कृत थी, ऐसा भी ध्यान रखेगा। क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 114 तक, टिहरी राज्य की भारतीय संघ में विलय होता है 1949 में। लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करने का काम करता है। तो जी हाँ दोस्तों ये करता है ऑप्शन यहां पर सी, मुख्य सीमा भ्रंश। और एमसीटी की बात करते हैं जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश है, ये महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए नीचे है, यहां पर है पूछा यहां पर कि कुमाऊं में चंद वंश का प्रथम शासक कौन था?
तो सोमचंद यहाँ पर सही होगा और गढ़वाल में कनकपाल यहाँ पर सही होगा। तो देखिए उत्तराखंड के क्वेश्चन यूकेपीएससी सरल देता है, आराम से देता है, कोई आसानी से कर सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो टफ लेवल आता है यूकेपीएससी का वो जीएस का आता है। मैक्सिमम प्रश्न जीएस के ही टफ आते हैं। बाकी उत्तराखंड में तो लगभग 40 में से कोई 40 भी सही कर दे रहा है, लेकिन जीएस में जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो टफ दोस्तों उनका यही रहता है। फिर भी हम पढ़ते हैं 115वां कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या घनत्व 189, ऑप्शन ए सही है। अल्मोड़ा जनपद में झिरोली प्रसिद्ध है। तो चंडाक और झिरोली दो स्थान प्रसिद्ध है, पिथौरागढ़ का चंडाक, अल्मोड़ा का झिरोली, मैग्नेसाइट के लिए ऑप्शन बी। सर्वाधिक प्राचीन जनजाति जाति कौन सी उत्तराखंड की? तो हिमालय की सबसे प्राचीन या उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जो जाति है वो कोल है, ऑप्शन डी सही है। और 118 है कि उत्तराखंड विधानसभा के किस मनोनीत सदस्य, देखिए मनोनीत सदस्य होता है एंग्लो इंडियन से होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 119 से लेकर 122 तक उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा जाता है? तो देखिए दोस्तों, आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया है, और डिलीट क्यों किया है इसका रीजन जरा आप बताइएगा। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया है? जो भी स्टूडेंट्स एक के साथ जा रहे हैं वो गलत है। देखिए 1 तारीख को तो पारित होता है, 1 तारीख को पारित होता है। प्रश्न में पूछा है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया, तो ये रखा जाता है 27 जुलाई को, 27 जुलाई 2000 को, 27 जुलाई 2000 को रखा जाता है। पारित लोकसभा से 1 अगस्त 2000 को होता है, 10 अगस्त से राज्यसभा से पास होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 है, उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए 2000 के आसपास, 9 नवंबर 2000 के आसपास प्रधानमंत्री कौन थे? बिहारी जी थे, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। किस जनपद में बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत होती है? तो बीज बचाओ आंदोलन जरदारी जी से संबंधित है ना, विजय जरदारी जी। और बात करें कहां से हैं, तो टिहरी गढ़वाल से हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसने कहा था? भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 123 से लेकर 126 तक के संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब एक प्रश्न ध्यान रखना, एक ट्रिक आपको बताता हूं। ट्रिक यह है अल्प, मूल, प्रांत। अब देखिए अल्पसंख्या समिति, मौलिक अधिकार समिति, मूल यानी मौलिक ना, मूल अधिकार समिति या मौलिक अधिकार समिति, प्रांतीय समिति, इन तीनों समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। अब यहां पर प्रश्न यह पूछा है कि मौलिक अधिकार उप समिति यानी उप लगा रखा है, तो उप लगा दिया है तो ऑप्शन डी पे जाना। अगर उप नहीं लगाते तो सरदार पटेल जी हो जाता। अल्प, मूल, प्रांत, सरदार पटेल जी। क्वेश्चन नंबर 124, राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? देखिए दोस्तों, ये इतने महान व्यक्ति हैं, जितने अंबेडकर जी हैं उतने ही महान ये थे। जितना योगदान संविधान को बनाने में अंबेडकर जी का था, उतना ही योगदान, या कहें उसके आसपास या उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन उतना ही कहें, इतना ही योगदान VN राव जी का था। खुद यह बात अंबेडकर जी कहते हैं, संसद में कहते हैं। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा, VN राव यहां पर सही है। 125, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो यह थे सुकुमार सेन, ऑप्शन बी सही होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा कब दिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है और ये टफ लेवल का प्रश्न है। प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा किस वर्ष दिया जाता है? देखिए टफ का मतलब ये होता है ना, टफ का मतलब ये होता है कि जब आपको आता नहीं है, आता है तो सरल है, नहीं आता है तो टफ है। और आप अगर पहली बार सुन रहे होंगे तो निश्चित ही टफ है। और राइट आंसर ध्यान रखिएगा कि 1961 है। प्रधानमंत्री कार्यालय का विभाग यानी जो पीएमओ है 1961 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 127, समान नागरिक संहिता। देखिए रिपीटेड प्रश्न है, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब है किस अनुच्छेद में है? तो न्यायिक पुनरावलोकन मिलता है अनुच्छेद 13 में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ग्राम सभा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ग्राम सभा का? तो देखिए दोस्तों, आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये आपको मिलेगा, देखिए अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का वर्णन आपको मिलता है, अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा, ग्राम सभा। अब यहां पर देखिए अनुच्छेद 243 भी ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम
पंचायत का गठन। 243D की बात करते हैं, 243D में है आरक्षण, 243C में है संरचना, और 243E की बात करें तो यहां पर है कार्यकाल। ऐसे प्रश्न दोस्तों बनते हैं। 243 के अनुच्छेद बहुत बार आते हैं, नगर पालिका के अनुच्छेद बहुत बार आते हैं एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, पढ़ना है, हर एक फैक्ट को पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 130, प्रश्नकाल में संसद के सदन की कार्यवाही आरंभ होने के समय को क्या कहते हैं? तो प्रश्नकाल व संसद सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले तो प्रश्नकाल 11 से 12 और 12 बजे होता है शून्यकाल, जो प्रश्नकाल के ठीक बाद में होता है। ऑप्शन बी यहां पर सही है। प्रश्नकाल आया जो 11 बजे से शुरू होगा लोकसभा में, और फिर 1 घंटा चलेगा, उसके बाद जो शुरू होगा वो होगा शून्यकाल 12 बजे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, सर्वोच्च न्यायालय में अंतर्राज्यीय जल विवाद। देखिए इस प्रश्न का आंसर बताएगा, और मुझे मालूम है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत देना है। और गलत क्यों देना है? क्योंकि आयोग ने प्रश्न डिलीट किया है। और डिलीट दोस्तों क्यों किया है, रीजन अभी बताऊंगा। पहले तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अंतर्राज्यीय जल विवाद का जो मामला है ये अनुच्छेद 262 में आपको मिलता है। प्रश्न ये पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामले में सुनवाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? इस फैक्ट में ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामले में सुनवाई नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय को इसका अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है, अभी डिटेल इसकी व्याख्या बताएंगे, तब तक अगले क्वेश्चन में चलेंगे। लोक अदालतों में संवैधानिक संशोधन। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी आयोग ने डिलीट किया है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। शायद मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूं, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं जहां तक मुझे लगता है। ये 42वां संविधान संशोधन था 1976 वाला, उसके माध्यम से जोड़ा गया था। या फिर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि लोक अदालतों को संवैधानिक संशोधन नहीं बल्कि एक वैधानिक मान्यता दिया गया हो, तो ये हो सकता है। खैर अभी 42वां संविधान संशोधन 1976, इसका प्रूफ मेरे पास नहीं है अभी। 133 बार देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उसके विनिर्णयों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा 167 में, अनुच्छेद 167 में। अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? तो अंतर्राज्यीय परिषद जी सरकारी आयोग, ऑप्शन सी यहां पर सही है। देखिए दोस्तों अब यहां पे देखिए, नदी जल विवाद बहुत बार होता है, जैसे कावेरी जल विवाद है, सतलज जल विवाद है, रावी जल विवाद है, बहुत सारे जल विवाद है, कृष्णा जल विवाद है। तो रावी यहाँ पर जो जैसे नदी जल विवाद की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 262 में है, और यहाँ पर 262 के 2 में यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में न्यायिक पुनरावलोकन और सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अधिकार में नहीं दे सकता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर संसद द्वारा एक न्यायाधिकरण बनाया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है, और उसका जो निर्णय होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसी के समकक्ष होगा, यानी उसका मतलब उसने जो निर्णय किया है वही फाइनल होगा। इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वाला प्रश्न आयोग ने डिलीट किया था। कौन से अधिकार विदेशियों के लिए भारत संविधान में प्रदान किए गए हैं? तो विदेशियों को भी दिए गए हैं वो अधिकार। तो 135 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी है। शोषण के विरुद्ध, जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता। 136 है, संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कौन स्थापित अथवा निरस्त कर सकता है? तो देखिए दोस्तों ये निरस्त कर सकता है, ऑप्शन आपको मिलेगा यानी डी, भारतीय संसद कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, भारत के जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहां पर बताया गया है? तो जी हाँ, महाभियोग की प्रक्रिया आपको मिलता है अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन सी यहां पे सही होगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस विषय से संबंधित है? 280 वाला। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन सी यानी वित्त आयोग, ऑप्शन सी सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, 143 तक है। दल बदल कानून अधिनियम किस अनुसूची में है? दल बदल कानून अधिनियम, दल बदल कानून विरोध अधिनियम। तो दल बदल द यानी 10, ऑप्शन यहां पर आएगा सी और ए यानी 10वीं अनुसूची में। संचित निधि का संरक्षक कौन होता है? सॉरी, संचित निधि का संरक्षक कौन होता है? तो संचित निधि का संरक्षक होता है यहां पर संसद, ऑप्शन ए सही होगा। अनुमान का कार्यकाल कितना होता है? देखिए अनुमान भी लगाना है तो ज्यादा नहीं लगेगा, 1 साल में ही काम बन जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अनुमान समिति का कार्यकाल केवल 1 साल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है? देखिए दोस्तों उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है,
ठीक है। और 17 की बात करते हैं तो अस्पृश्यता का अंत है। 18 का आपने देख लिया है पहले 143 का। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वर्ण त्रिभुज है? तो स्वर्ण त्रिभुज है दोस्तों 14, 19, 21। याद कीजिए अभी, क्योंकि थोड़ा ये पहली बार सुना होगा बहुत से स्टूडेंट ने। 14, 19, 21, 14, 19, 21 क्या है? इन्हें स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है, भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेदों को। अब देखिए कंप्यूटर के प्रश्न है। देखिए दोस्तों कंप्यूटर के प्रश्न है और कंप्यूटर के लगभग यहाँ पे 10-15 के आसपास प्रश्न है। इन्हें देखिए, कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यह है दोस्तों ऑप्शन ए यानी डोस। यूनिक्स मल्टीपल है, डोस सिंगल है, यूनिक्स मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 145, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑप्शन ए यानी कंपाइलर। ऑप्शन ए कंपाइलर, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है उसे कहते हैं, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है उसे कहते हैं। तो देखिए उसे कहते हैं ऑप्शन यहां पर बी यानी वेब ब्राउजर उसे कहते हैं। चलेंगे 147 से 50 तक। कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों पहले तो यह हिंदी का ही शुद्ध शब्द हो गया है। अनधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत होता है, जो शुद्ध रूप में लिखा गया है, यानी अनधिकृत लिखते हैं, अनाधिकृत नहीं लिखते हैं, तो शुद्ध शब्द यही हो गया है। और अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है, अनधिकृत यानी बिना आज्ञा के, तो हैकिंग कहलाता है, ऑप्शन ए। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह प्राप्त करता है, तो किसी भी कंप्यूटर से जुड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आईपी एड्रेस, यानी ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 149, डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलने का काम करेगा। तो देखिए एक मॉडर्न यहां पे सही होगा। वह कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? देखिए प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? जावा, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, सी प्लस प्लस। तो जी हाँ दोस्तों, जावा और सी प्लस प्लस यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रोग्रामिंग भाषा है, बाकी दोनों तो सॉफ्टवेयर टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 154 तक, 1 गीगाबाइट में कितने के बराबर होता है? 1 जीबी कितने के बराबर होता है? तो 1 जीबी होता है 1024 मेगावाट, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? देखिए दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन, देखिए नॉन ओ नाम ही पहले आ गई है, तो ये होगा रोम। तो रोम नहीं जाना है तो नॉन, ठीक है, रोम नहीं जाना है, नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। तो रोम यानी जो इटली की राजधानी है, रोम नहीं जाना है, ठीक है, वहां पर वोलेटाइल मेमोरी है, ऑप्शन यहाँ पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। 153 के देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंटेशन के लिए, तो बहुत सरल क्वेश्चन है, पावर पॉइंट हो गया है। और कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग तो सीपीयू को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखिए ये भी कंप्यूटर के हैं। भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयुक्त होता है किस चीज का? तो ध्यान रखिएगा HTML, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। देखिए दोस्तों 156वां क्वेश्चन आयोग ने डिलीट किया है और यह प्रश्न दोस्तों समझ से थोड़ा परे भी है। 156वां वाला आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया है। क्वेश्चन 57 है कि कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखिए दोस्तों अभी सबसे पहले यही प्रश्न दिया था जो MS DOS है, ये है सिंगल यूजर वाला, सिंगल यूजर वाला ना, तो सिंगल यूजर देखा अभी आपने। और मल्टीटास्किंग की बात करते हैं तो वहां पर जो यूनिक्स था और विंडो जो NT है, ये दोनों हैं, क्या है? ये दोनों मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 157 तो हो गया है, 100 यहाँ पर 58 से लेकर 159 तक। कौन सा सर्च इंजन है? तो देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है। सर्च इंजन एक तो गूगल है, सभी जानते हैं। बिंग, बिंग भी एक सर्च इंजन है, ऑप्शन यहाँ पर सी। 1 और 4 यहाँ पर सही होगा। कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइस कौन सी है? देखिए पेरिफेरल का मतलब जो बाहर से लगवा रहे हैं स्पेशली, तो देखिए कंट्रोल यूनिट इसके भीतर होता है, ये तो नहीं हो सकता है। ALU इसी का पार्ट होता है मदरबोर्ड का, तो ये बाहर से नहीं लग रहे हैं, बाहर से नहीं जोड़ रहे हैं। तो प्लॉटर और यहाँ पर स्कैनर यहाँ पर सही होगा, 1 और 3 यहाँ पर सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 160, कौन सी स्मृति सबसे कम एक्सेस समय होता है? सबसे कम स्मृति समय, सबसे कम एक्सेस टाइम। तो देखिए दोस्तों ये केस पे मत ले जाना, रजिस्टर होता है। 161, कौन सी आधारभूत कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? कौन सा आधारभूत कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों यहां पर है ऑप्शन डी, यानी वायरस से सुरक्षा नहीं है, ऑप्शन डी यहां पे सही है। कौन सबसे तेज संचरण माध्यम है? सबसे तेज,
तो सबसे तेज चलता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब फाइबर ऑप्टिक्स। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, यानी फाइबर ऑप्टिक्स तार। 163 किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है? 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं यहाँ पे, तो संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है। तो डुअल कोर i7 सेलरॉन एंड्रॉइड, तो कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है, ऑप्शन डी एंड्रॉइड का नहीं है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? टेलीफोन का आविष्कारक कौन है टेलीफोन का? तो जी हाँ, ग्राहम बेल है, ऑप्शन डी सही है। पेट्रोल की गुणवत्ता, ये कई बार दोस्तों रिपीटेड है, पेट्रोल की गुणवत्ता मापने हैं। तो पेट्रोल की गुणवत्ता किस पर डिपेंड करती है? पेट्रोल की गुणवत्ता जो डिपेंड करती है ऑक्टेन संख्या पर डिपेंड करती है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। फलों में कौन सा शर्करा पाया जाता है? फलों में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो फलों की बात करें तो फ्रक्टोज, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 167, हमारे हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व? देखिए अब साइंस के क्वेश्चन आगे हैं और यूकेपीएससी साइंस के भी प्रश्न पूछ रहा है, जो हमारे पटवारी का एग्जाम है या फिर पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो साइंस के बेसिक प्रश्न है, इन्हें पढ़ के चलिए कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व? आयरन। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? ये अपर रूप है, किसके हैं? कार्बन के हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यहां पर है 169 से लेकर 173 तक, 173 तक। विद्युत रोधी है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, इसका इंसुलेशन कौन करता है? इंसुलेशन का काम कौन करता है? तो देखिए यहां पर आपको मिलेगा रेशम, यानी बी सही होगा। मानव शरीर में भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन उतना नहीं होता है, लगभग 1000 ओम के बराबर होता है। तांबा एल्यूमिनियम तो प्योर कंडक्टर है। यहां पर 170 दो सजातीय चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। देखिए दो सजातीय है, जैसे हमारा चुंबक होता है, इसके दो चीजें होती हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और अगर ये दोनों अलग अलग है, यानी सेम सेम सॉरी, नॉर्थ नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। ठीक है, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। मतलब समझ जाना कि देखो नॉर्थ साउथ में अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम सेम आ गया, चाहे साउथ साउथ आए या नॉर्थ नॉर्थ आए, तो प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भेजेंगे अपने से। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 171वां है, कौन सी आदर्श गैस है? तो देखिए आदर्श गैस कौन सी है? तो जिनोन है, नियोन है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। पेनिसिलिन की खोज, सॉरी पेनिसिलिन तो ग्राहम बेल ने उसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलिन क्या है? तो ये प्रतिजैविक है, ऑप्शन सी सही होगा। मानव शरीर में रक्त छनने की प्रक्रिया, मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, किडनी में होता है, यानी वृक्क में होता है। चाय में लाल कीट रोग है, देखिए चाय में जो लाल कीट रोग होता है वो किसके कारण? तो देखिए दोस्तों ये होता है यानी शैवाल के कारण, शैवाल रोग है। कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? मच्छर से कौन कौन रोग होते हैं? मलेरिया तो सभी ने देखा है, डेंगू भी सभी ने देखा है, बाकी दो में कंफ्यूज कर सकता है, एक फाइलेरिया और एक स्लीपिंग सिकनेस। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है, स्लीपिंग सिकनेस। निद्रा रोग मच्छर के कारण नहीं होता है, ये एक प्रकार विशेष मक्खी होती है, उसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 176, लार में पाचन सहायक होता है, तो लार में पाचन में सहायक होता है। तो देखिए दोस्तों बेसिक प्रश्न है, और ऑप्शन जो बी है स्टार्च, यह इसका सही है। आंख की रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका कौन सी कहलाती है? तो आंख की रेटिना में उपस्थित जो संवेदनशील कोशिका है, ये दो हैं, रोड्स एंड कॉन्स, रोड्स एंड कॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए यहां पर अब 15-16 क्वेश्चन और बाकी है, कि यहां पर पूछा है कि किसकी कमी से रतौंधी रोग। बेसिक प्रश्न है, विटामिन ए के कारण। जो प्रदीप्ति है यानी लाइट है, इसे मापने की अंतरराष्ट्रीय यूनिट क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे लक्ष्य में मापते हैं, लक्ष्य में हम इसे मापते हैं, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। प्रकाश के किरणों को अंतरराष्ट्रीय जो इकाई है SIU स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है वो लक्ष्य है। ओम तो रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है, यानी प्रतिरोध के लिए। केल्विन ताप के लिए, और एम्पियर करंट को मापता है, एम्पियर करंट को मापता है। और वोल्टेज की बात करें तो वोल्ट। एक बैटरी का प्रयोग किया जाता है, बैटरी का प्रयोग सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, यानी धारा को यहां पर प्रभाव रखने के लिए, धारा को प्रभावित करने के लिए। अब देखिए दोस्तों यहां पर देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा पूछा जाए ना कि एक परिपथ में धारा मापते हैं, तो धारा मापते हैं एम्पियर मीटर से, और एक परिपथ में धारा रोकने के लिए क्या लगाएंगे? इंसुलेटर लगा देंगे।
ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है? कॉमन क्या चीजें हैं दोनों में, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में? तो ये जियो का मतलब ज्योग्राफी का कह रहा हूँ, जियोलॉजी का, जीव विज्ञान का ये बेसिक प्रश्न है। भ्रूण यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 182 जरा बता दीजिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 182, 83, 84, 85। सामान्य एक स्वस्थ मनुष्य हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 182 का राइट आंसर जी हाँ 72 है। ट्राइटियम एक समस्थानिक है किस चीज का? देखिए ट्राइटियम, देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उसमें से ट्राइटियम तीसरा वाला है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहते हैं शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड पे मत चले जाना, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठोस CO2 को कहते हैं। मार्फिन क्या है? 185। तो देखिए दोस्तों मार्फिन की बात करते हैं तो ये एल्कोलॉइड है। क्या है? एल्कोलॉइड। मार्फिन एक एल्कोलॉइड है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन क्वेश्चन को रट के चले जाएगा क्योंकि ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, काफी अच्छे प्रश्न है और पिछले एग्जाम में पटवारी में भी रिपीट हुए हैं। तो जल जीवन मिशन कब शुरू होता है? जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन होता है अगस्त 2019 में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर है 87 से लेकर 90 तक। संवाद 2.0 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो देखिए संवाद की बात करते हैं तो संवाद जब ये 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया था ना, क्योंकि आज के समय में क्या हो रहा है, लोग मानसिक पीड़ा से ज्यादा ग्रस्त हो रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। समग्र शिक्षा, देखिए समग्र कह दिया है तो समग्र में उच्च भी आ जाएगा, मध्यम भी आ जाएगा, तकनीकी भी आ जाएगा। यानी सिंपली बात कहें तो विद्यालय शिक्षा हम इसे डायरेक्ट कहना है। 2021 में तीसरी बार कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन यहां पर जस्टिन ट्रेडियो है, ऑप्शन डी यहां पे सही होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 17वें। देखिए दोस्तों उस समय के प्रश्न के अनुसार और अभी भी वही होंगे, यानी भूपेंद्र पटेल हो गया है। 191 से लेकर 94 तक पंजाब के राज्यपाल? तो बनवारी लाल पुरोहित। भारतीय वायुसेना के निर्देश किसे? देखिए पहले भदौरिया थे, फिर विवेक राम चौधरी जी को बनाया गया था, ऑप्शन डी यहां पर सही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देखिए दोस्तों वर्तमान में भी यही है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। काफी अच्छा प्रश्न है ये। तो राइट आंसर है ऑप्शन यहां पर ए, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। और सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंची मोटर युक्त जो सड़क है वो बनाई है? तो ये प्रश्न में दोस्तों यूकेपीएससी ने 3-4 बार रिपीट कर लिया है और अपना ही प्रश्न बार बार रिपीट करता है, और लद्दाख इसका राइट आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर 95 से लेकर 97 तक है कि भारत और सऊदी अरबिया के मध्य अब तक पहली बार सैन्य अभ्यास हुआ था, उसका नाम बताइए। तो देखिए उसका नाम था अल अरब लिखा है, तो अरब पर मत चले जाना। जायद तलवार तो दोस्तों भारत और यूएई की नौ सेना के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? नौ सेना के बीच में होता है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी अल मोहम्मद अल हिंदी। केंद्र सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की है, कहां पर निर्णय किया है? तो नोएडा में किया है, ऑप्शन ए सही है। और 67वां फिल्म अवार्ड के लिए किस हिंदी फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म घोषित किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर यहां पर सी, यानी छिछोरे। देखिए 67वां है, 67वां। अब देखिए 68वें के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो 67वां है 2021 के अनुसार, ये 68 है 2022 के अनुसार। अब ध्यान से सुनिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोराराई पोट्रू है, साउथ इंडियन मूवी है, इसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अब यहां पर देखिए दूसरा, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली जो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है हिंदी के क्षेत्र में, यहां पर बात करें तान्हा जी है, तान्हा जी। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है इसी के डायरेक्टर सच्चिदानंद केआर, यानी सोराराई पोट्रू के। और बात करें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दो हैं, एक तो हो गया है यहाँ पर सूर्या, जो सूर्या है ना साउथ इंडियन एक्टर्स की एक्टर, और यहाँ पर अजय देवगन। सूर्य को दिया गया है सोराराई पोट्रू के लिए, और अजय देवगन को दिया गया है तान्हा जी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और बेस्ट अभिनेत्री यहाँ पर अपर्णा बाल मुरली है, जो सोरारू पटरू की फिल्म की अभिनेत्री है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट 3 क्वेश्चन है
किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी कार्बन ट्रेडिंग मार्केट आरंभ की है? तो विश्व की सबसे बड़ी कार्बन ट्रेडिंग मार्केट आरंभ करने वाला तो चीन है, ऑप्शन बी सही है। और भारत में कितनी भाषाओं को प्राचीन भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए जो हमारे पांच जो हमारे जो भाषा हैं, सॉरी पांच कह रहा हूं, छह जो हमारी भाषा हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और छह की बात करें तो देखिए जो हमारी शास्त्रीय भाषा है ना, जैसे तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, यह ध्यान रखिएगा। तमिल सबसे पहले, ओडिशा अभी तक सबसे लास्ट में है। नवरोज क्या है? नवरोज, तो देखिए नवरोज की बात करते हैं तो नवरोज क्या है? एक पारसी न्यू ईयर से, पारसी न्यू ईयर से। और इस नवरोज को मनाने की जो शुरुआत की थी ना भारत में, इसका नाम था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा नवरोज त्योहार मनाने की शुरुआत की थी। सजदा पाबोस के साथ साथ इसने नवरोज उत्सव भी मनाने की बात की थी, यह भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न हमारे हो चुके हैं, 200 कंप्लीट हो चुके हैं। और यह जो पेपर है देखिए, यह पेपर था हमारा एआरओ वाला, यानी समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ वाला ये प्रश्न था, इसे हमने यहां पर किया है। तो देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था, इसे हमने कंप्लीट कर दिया है। अब एपीएस का पेपर रह चुका है, ये पेपर हमें प्राप्त हो चुका है और कल हम इसको सोल्व करवा देंगे। 19वां पेपर ये हमारा सोल्व हो जाएगा और इसके बाद केवल एक पेपर रहेगा जो हमें 20 पेपर सोल्व करवाने हैं। कोई देखिए दोस्तों, या तो हम कनिष्ठ सहायक का करा सकते हैं एक पेपर जो 2019 का है, या फिर कोई ऐसा पेपर जो हमारे पास अभी ना हो, जो आपके सामने लिस्ट दी है, तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको वो सोल्व करवा देंगे। तो कल ही बता दीजिएगा, नहीं तो फिर हम परसों कोई और पेपर या इसी में से करवा देंगे। तो 20 के 20 पेपर हमारे परसों तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। लाइक करना दोस्तों वीडियो को जरूर भूलना मत और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।